अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम ये दूसरा लेक्चर देखने लगे हैं जिसके अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होती हैं, कौन कौन सी यानी कि मार्केट्स होती हैं, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं मार्केट के अंदर, सेशंस क्या होते हैं, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट जो है ये हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी वो थी व्हाट इज़ ट्रेडिंग, हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग क्या है, लोग ट्रेड क्यों करते हैं और इसके अंदर रिस्क और रिवार्ड्स क्यों होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि आपने जब भी ट्रेड करनी है, जब भी यानी कि लेक्चर लेना है तो आपके पास डायरी एक लाजमी होनी चाहिए और एक बॉल पॉइंट लाजमी होनी चाहिए जिससे आपने जितनी भी चीज़ें हैं वो लाजमी नोट करनी है, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ जो आप लिखेंगे वो आपके पास लाजमी रह जाएगा और वो आप उनको देख सकते हैं जब भी चाहें। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और मेनली हम इसके अंदर फोकस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जी फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं तो ये हमारा टॉपिक होगा। चैप्टर 1 ही है ये, और लेकिन टॉपिक इसका दूसरा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स के फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मार्केट हैं कि मार्केट्स की कुछ टाइप्स हैं जिसके लिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था स्टॉक मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स क्या होती है, और इस तरीके से हम इसके अंदर थोड़ा सा इनको इन डिटेल देखेंगे। जो पहली चीज़ है कि कंपनीज अपनी शेयर बेचती है और क्या करने के लिए जी, पैसे कमाने के लिए, यानी कि उनको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए और उन्होंने फंड रेज करना है तो उसके लिए वो अपने शेयर्स जो है वो बेचती है। यानी कि जो कंपनी की ओनरशिप होती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो लोगों को बेच देती है ताकि लोग उस पोर्शन को ख़रीदने के लिए कुछ पैसा देंगे तो वो पैसा जो है वो कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल कर सकेगी। और ट्रेडर्स बाय एंड सेल दीज शेयर्स, जो शेयर्स यानी कि लोगों को बेचे हुए होते हैं तो बाद में ये शेयर्स आ जाते हैं जी ट्रेडर्स के पास, जो बाय एंड सेल करते हैं लोग प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जी न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी मिज़ान बैंक जो है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने कुछ शेयर्स बेच देंगे। ठीक है, बाद में वही शेयर्स जो होते हैं वो लोग आपस में बाय और सेल करने लग जाते हैं जब कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये इस तरीके से मार्केट जो है वो चल रही होती है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स लोगों को बेच देती हैं और वहाँ से फंड रेज करती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो है फॉरेक्स मार्केट, द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मैं इसको सिंपली ऐसे कहता हूँ कि जो भी बंदा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो वो सिर्फ एक काम के लिए पढ़ रहा है कि उसने फाइनेंशियल मार्केट को जाके टच करना है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ कमाने के लिए उसने पढ़ना होता है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं कि जी हम अच्छा बच्चा बनने के लिए पढ़ रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सारे अलग टास्क हैं, लेकिन एट द एंड जो उसका मकसद होता है वो एक ही होता है कि पैसा कमाना। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद जो है वो नहीं होता। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो है स्टॉक मार्केट, या यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स एक्सचेंज है। इसके अंदर क्या होता है कि 7 ट्रिलियन US डॉलर डेली का ट्रेड हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तकरीबन 1.5 अरब के राउंड अबाउट हैं। ठीक है, और उनकी एक साल की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है। और यहाँ पर इस मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर जो ट्रेड हो रहा होता है वो 6 to 7 ट्रिलियन US डॉलर होता है। ठीक है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर एक साल की इकोनॉमी उनकी 4 ट्रिलियन है और यहाँ पर एक दिन का वॉल्यूम जो है वो 7 ट्रिलियन के राउंड अबाउट है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मार्केट है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो यही मार्केट है।
ट्रेडर्स एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। फॉर एग्जांपल कि जी मैं डॉलर दे के यूरो ख़रीद रहा हूँ, या रुपीस दे के डॉलर ख़रीद रहा हूँ, या डॉलर दे के रुपीस ख़रीद रहा हूँ, तो ये ट्रेड कर रहा होता हूँ मैं, ठीक है। एक करेंसी दे रहा हूँ दूसरे को ख़रीदने के लिए। जब हम दुकान पे जाके कोई चीज़ बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम केक बाय करते हैं दुकान से जाके, तो वो भी यही काम कर रहे होते हैं। हम केक बाय कर रहे हैं और एक चीज़ जो रुपीज़ है वो हम उनको दे रहे होते हैं। तो ये बाय एंड सेल चलता रहता है। और फॉरेक्स के अंदर भी यही काम हो रहा होता है कि फॉरेक्स के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसीज को बाय और सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 24 घंटे चलती है, लेकिन वीक के अंदर 5 दिन चलती है ये वाली फॉरेक्स एक्सचेंज की जो मार्केट है, और सैटरडे संडे ये बंद रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है कमोडिटी मार्केट, ठीक है। फोकसेस ऑन फिजिकल गुड्स, यानी कि ये वो फिजिकल चीज़ें हैं जिनके ऊपर ट्रेड हो रही होती है। जैसे अगर हम कह लें कि गोल्ड है और ये फिजिकल प्रोडक्ट है, और ऑयल है, वीट हम कह सकते हैं, गंदम जिसको हम कहते हैं, और सिल्वर वगैरह हैं, ये यानी कि जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी प्राइजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहे होते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। तो यूज्ड बाय ट्रेडर्स और कंपनीज और इवन गवर्नमेंट्स इनके ऊपर ट्रेड कर रही होती हैं। अब जो इसके अंदर चीज देखने वाली है कि हम गोल्ड को कमोडिटी मार्केट के अंदर XAU/USD कहते हैं, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल है इसको हम WTI कहते हैं। ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि XAU/USD जो है वो क्या चीज़ है और WTI क्या चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है हमारे पास बॉन्ड मार्केट। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ मिस कर दी थी, और हमने उसके अंदर ये चीज़ कही थी कि हम बॉन्ड मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर आता है कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट को पैसा चाहिए या किसी कंपनी को पैसा चाहिए, एक तो उनके पास है कि जी आप अपने शेयर्स बेच दें, ठीक है। अब कंपनी तो शेयर्स बेच सकती है, गवर्नमेंट कैसे शेयर्स बेचेगी? तो फिर क्या काम होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक कागज़ का टुकड़ा बना देती है, ठीक है, जिसको हम बॉन्ड मार्केट बॉन्ड्स कहते हैं नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। उनके अंदर 1500 वाला, 700 वाला, यानी कि डिफरेंट जो है वो हर कंट्री का अपना हिसाब किताब होता है। तो वो एक कागज़ का टुकड़ा दे देती है और आपसे रियल करेंसी जो है वो आपकी ले लेती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट उन पैसों को यूटिलाइज करती है और फिर उनसे मुनाफा कमाती है, और वो मुनाफा कमा के तो फिर जो कुरानंदाजियाँ वगैरह हो रही होती हैं, ये काम वो काम सारे जितने भी हो रहे होते हैं, तो वो उन्हीं बॉन्ड्स के निस्बत से हो रहे होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली चल रहा होता है काम वो ये होता है कि लोगों से पैसा लेके गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉन्ड ख़रीद लिया है, मेरे साथ मेरी टीम है उन्होंने एक आधा बॉन्ड ख़रीद लिया, आपने ख़रीद लिए हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी हम सारे उठ के यकदम वो बेचने चले जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हमारे जो पैसे हैं वो चले गए हुए हैं। अब हमारे पास ये एक कोरा यानी कि कागज़ होता है, बॉन्ड जिसको कहते हैं, तो ये हमारे पास होता है। अब ये क्या होगा कि अगर हम बेचने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं तो कोई ख़रीदने वाला भी होगा, यानी कि लोग आपस में ही उनको बाय एंड सेल कर रहे होते हैं, लेकिन जो हुकूमत को पैसे चाहिए होते हैं वो हुकूमत के पास जा चुके हुए होते हैं। तो ये इस तरीके से ही काम करती है गवर्नमेंट, और कंपनीज बोरो मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स, ठीक है। अब लोगों से पैसा लेते हैं बॉन्ड इशू करके, कंपनीज भी ये काम करती हैं और गवर्नमेंट्स भी करती हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स बाय करते हैं टू अर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब उनके ऊपर जो उनको यानी कि बाहर के कंट्रीज़ में सूद वगैरह भी मिल रहा होता है, और पाकिस्तान में उसका कुरानंदाजी वगैरह का जो सीन होता है ये होता है उसके अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मार्केट है वो है क्रिप्टो की मार्केट। द न्यूएस्ट मार्केट हैज़ एस्टिमेट्स रेंजिंग फ्राम, यानी कि ये जो मार्केट है ये 50 बिलियन की है, 50 बिलियन से लेके $200 बिलियन तक की ये मार्केट है। और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एक्टिविटी समटाइम्स हायर इफ़ द मार्केट इज़ वेरी एक्टिव, यानी कि लोग जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे होते हैं, उस वक्त मार्केट जो है उसके अंदर ज़्यादा पैसा आ जाता है, और अगर लोग बेचना शुरू कर देते हैं तो पैसा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये वाला सिनेरियो जो है वो इसमें चलता रहता है। अब नीचे आते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है।
अब मार्केट के अंदर जब भी आपने एज ए बिजनेसमैन उतरना होता है तो आपने एक चीज़ हमेशा देखनी होती है कि इस मार्केट के अंदर हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक काम करता हूं, यानी कि अगर मैं वेब डेवलपमेंट का काम करता हूं, तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि जी मार्केट के अंदर कौन सा बंदा जो है वो वेब डेवलपमेंट और भी कर रहा है। ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखना जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ट्रेडिंग के दुनिया में उतर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जी और कौन कौन से लोग हैं, या इस मार्केट के जो बड़े पावे हैं वो कौन कौन से हैं, कि जी जो बिल्कुल पाए के लोग जिनको हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं जिनके मार्केट के अंदर ट्रेड करने से मार्केट को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उनके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है कि जी बैंक्स ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बैंक्स के पास इतना पैसा होता है कि लोगों का सारा पैसा जो है वो बैंकों के पास पड़ा होता है। तो ये वाली चीज़ जो है ये तो हैरानकुन है कि जो बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतना उनके पास पैसा होता है वो मार्केट को हिला जुला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि जी जिस मार्केट के अंदर हम जाने वाले हैं वहाँ पर बैंक भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बैठे हैं तो पाकिस्तान में स्टेट लाइफ का जो अदारा है या इस तरीके से जो लोगों से फाइनेंस लेके उसको कहीं आगे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वहाँ से जो रिटर्न आता है वो लोगों को वापस से रिटर्न देते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और बैंक्स के अलावा यानी कि अब अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो जो UBL वगैरह HBL हैं ये सारे बैंक्स हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टेट लाइफ है वो एक बैंक नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। वो लोगों के पैसे को मैनेज करता है। ठीक है, और वापस उनके ऊपर उनको रिटर्न देता है। फिर कुछ कॉरपोरेशंस आ जाते हैं और इसी तरीके से जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये आपके मेरे जितने भी यानी कि बड़े से बड़ा ट्रेडर भी हो वो रिटेल ट्रेडर्स में आता है। और एक चीज़ आपने इसमें हमेशा याद रखनी है कि तकरीबन यानी कि बिल्कुल कंफर्म चीज़ तो नहीं होती, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इस मार्केट के अंदर 100 में से सिर्फ 6% रिटेल ट्रेडर्स हैं और 94% ये दूसरे जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि जी मार्केट जो है वो हमें तंग कर रही है। नहीं, ये हो सकता है कि आप मार्केट को तंग कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर जो 94% लोग बैठे हैं वो आपस में लगे हुए होते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं इनका काम बेसिकली ये होता है कि इस इतनी बड़ी मार्केट के अंदर से अपना थोड़े से थोड़ा हिस्सा यानी कि जितना भी अपना हिस्सा बनता है वो निकालें आप। ठीक है, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि जितना बड़े से बड़ा ट्रेडर भी हो इस मार्केट के अंदर अगर वो 6% में आता है तो वो मार्केट को उसके पैसे से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, मार्केट को आपका पैसा नहीं चाहिए। मार्केट से, इतनी बड़ी मार्केट से अगर आप अपना पैसा निकालते हैं कोई एनालिसिस वगैरह करके तो मार्केट को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो पैसा है ये मार्केट के लिए आने जाने वाली चीज़ है। मैंने आपको बताया कि ये 7 ट्रिलियन US$ की मार्केट है एक दिन की। ठीक है, और यहाँ पर ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं कि जी जो बैंक्स हैं इनके अंदर बिग प्लेयर्स जो हैं वो यानी कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो कौन से हैं, वो JP Morgan है, सिटी बैंक है, HSBC बैंक है। ये ट्रेड बिलियंस में कर रहे होते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर हेज फंड्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स आ जाती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेके उनको काम कर रही होती हैं उनके ऊपर। और जो कॉरपोरेशन है उनके अंदर नॉट ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट, दे ट्रेड टू मैनेज करेंसी रिस्क। वो हमारी करेंसी नीचे ना चली जाए, ऊपर ना चली जाए, वो इस तरीके इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए सिर्फ ट्रेड कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट की गर्ज से ट्रेड नहीं कर रहे होते। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जी रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटा ट्रेडर, सी ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू। ये सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हम इन डिटेल भी आगे चल के देखेंगे। और ब्रोकर को यूज़ करते हैं फॉरेक्स मार्केट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और जो इनके अंदर मेजर डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि जो बैंक्स हैं उनका
मेन गोल तो ये है कि जी वो लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो वो ट्रेड कर रहे होते हैं उनका साइज चेक करें, ठीक है। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलियंस से बिलियंस में कर रहे हैं। जो कॉरपोरेशंस हैं वो भी कोई छोटे ऑर्डर नहीं लगा रहे, वो भी लार्ज ऑर्डर्स लगा रहे हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि 100 में से सिर्फ 6% लोग हैं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं। जितना भी बड़े से बड़ा ट्रेडर हो वो रिटेल ट्रेडर्स में ही आता है। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट सेशंस, ठीक है। अब अगर मैं पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दूं तो जी पाकिस्तान के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैंकिंग आवर्स होते हैं, जिसके अंदर बैंक्स सारे काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंडिया को देखें तो वो भी 9 to 5 ही होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो फॉरेक्स की मार्केट है वो वैसे तो 24 घंटे चल रही होती है, ठीक है, बट इट्स एक्टिविटी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वली बैलेंस्ड। यानी कि जो इनकी एक्टिविटी हो रही होती है वो 24 घंटे नॉर्मल यानी कि एक जैसी नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। अब अगर पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो रुपया है उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो मेजरली पड़ रहा होगा बैंक्स जब ऑन होते हैं, यानी कि बैंक्स ओपन होते हैं जब, वर्किंग आवर्स जो होते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रेडिंग एक्टिविटी मेनली हैपन व्हेन मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड आर ओपन। जब मेजर जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो ओपन होते हैं उस वक्त ट्रेडिंग जो है वो उसके ऊपर असर हो रहा होता है। अ ट्रेडिंग सेशन रेफर्स टू द वर्किंग आवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी कंट्री के यानी कि उस रीजन के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको यानी कि जाहिर करते हैं ये जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ और मैं कहूँ कि जी मैंने यूएस डॉलर के ऊपर ट्रेड करनी है, तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि यूएस डॉलर की जो यानी कि अमेरिका के जो बैंक्स हैं वो किस टाइम पे ओपन होते हैं, ठीक है, उनका वर्किंग आवर्स क्या है। अगर मैंने पाउंड के ऊपर ट्रेड करनी है तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो बरतानिया है या जहाँ पे पाउंड्स चलते हैं वहाँ के वर्किंग आवर्स क्या हैं। तो ये जो मेजरली इस मार्केट के अंदर बड़े यानी कि पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो मेजर करेंसीज वगैरह हैं उनके अंदर ये चीज़, ये जो 4 सेशंस हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 सिडनी, ठीक है, और नंबर 2 टोक्यो, और नंबर 3 लंदन, नंबर 4 न्यूयॉर्क, ठीक है। अब जो न्यूयॉर्क है ये जब भी यानी कि यूएसडी के पेयर्स होंगे, जो डॉलर्स के पेयर होंगे, उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा जो न्यूयॉर्क का जो सेशन होता है। इसी तरीके से जो पाउंड का पेयर होगा वो लंदन सेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो टोक्यो है वो जापान का है, तो ये बेसिकली एशिया को जाहिर करता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला है, ठीक है, ये 4 सेशंस होते हैं बेसिकली। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि फॉरेक्स की मार्केट के अंदर एशिया सेशन यूजुअली रेफर्स टू द टोक्यो सेशन, ठीक है। टोक्यो सेशन को एशियन सेशन माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो सिडनी और टोक्यो को कंबाइन करके एशिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एशिया यानी कि टोक्यो और सिडनी को कोई कंबाइन कर रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि टोक्यो और सिडनी इन दोनों को मिला के एशियन सेशंस बोल दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास देखने को मिलेंगे वो 3 सेशंस मिलेंगे, एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। आपने इस चीज़ को हमेशा से ज़हन के अंदर रखना है। बाकी इन डिटेल हम आगे चल के इस चीज़ को लाजमी देखेंगे। यहाँ पर एक नक्शा जो है, मैप जो है वो दिखाया गया है, जिसके अंदर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जी ये वाला जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो इसके जो वर्किंग आवर्स होंगे उनको हम यानी कि सिडनी सेशन कहेंगे। यहाँ पर अगर जापान आता है तो इसके जो वर्किंग आवर्स होंगे इनको टोक्यो सेशंस कहेंगे। और यहाँ पर जो लंदन सेशन है इसके जो ओपन होंगे वर्किंग आवर्स जो होंगे इनको हम लंदन सेशन कह देंगे, और जो न्यूयॉर्क के होंगे इनको हम न्यूयॉर्क सेशन कह देते हैं।
इस चीज़ को हमेशा आपने लाजमी जहन के अंदर रखना है। जब भी ट्रेड करनी है कोशिश ये करनी है कि जिस करेंसी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं कम अज़ कम वो वाला जो सेशन है वो लाजमी ओपन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है कि जी मार्केट की लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी। मैंने आपको जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जहाँ पे भी लिक्विडिटी का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा ज़हन के अंदर रखनी है कि लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। ठीक है, लिक्विडिटी रेफर्स टू हाउ क्विकली एंड स्मूथली यू कैन बाय और सेल एसेट्स विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी कि मार्केट के अंदर पैसा होगा तो कोई ख़रीदने वाला आपको मिलेगा ना किसी चीज़ को। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कोई ख़रीदार फिर ही आपको मिलेगा ना, अगर मार्केट के अंदर पैसा होगा किसी के पास होगा। तो ये जो मार्केट है फॉरेक्स की मार्केट, इसके अंदर बहुत पैसा है। ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है। अब मार्केट विद हाई लिक्विडिटी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस की है कि जी मार्केट जो है उसके अंदर जो अगर लिक्विडिटी यानी कि पैसा ज़्यादा है तो फिर ये आपको वहाँ पर बायर्स और सेलर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि जी मेजर फॉरेक्स पेयर्स जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, आर वेरी लिक्विड, यानी कि इनके अंदर बहुत पैसा ट्रेड हो रहा होता है। आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पेयर है वो यूरो यूएसडी है। ठीक है, और दो कॉन्टिनेंट्स जो हैं यानी कि दो बड़े आज़म जो हैं यूरोप और दूसरा जो अमेरिका है, ये आपस में जब ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने यूरो यूएसडी और इसके अंदर ही ट्रेड करनी होती है। ठीक है, यानी कि जो यूरो जहाँ पे भी चलता है, और इसी तरीके से जो जीबीपी यूएसडी है, ये सारी की सारी यानी कि इनके अंदर बहुत बायर्स और सेलर्स बैठे होते हैं। आपने सिंपल हमेशा इसको, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि जी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बायर्स और सेलर्स बैठे हैं, तो आपने हमेशा इस चीज़ को लाजमी ज़हन के अंदर रखना है। अब हाई लिक्विडिटी, अगर पैसा कहीं पे ज़्यादा है यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा। अब स्प्रेड क्या होता है ये हम ब्रोकर वाले के अंदर देख लेते हैं। इन कंसेप्ट्स को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि हम ये वाले कंसेप्ट्स जो पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये हमने आगे कहाँ से कहाँ देखने हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ की आपको नई अंडरस्टैंडिंग होती तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक लगाया हुआ है। मेरे पास आप वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके तो टीम से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जी इस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, और इजी ऑर्डर एग्जीक्यूशन है। अगर हाई लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाती है। इसके निस्बत अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम है तो वो यानी कि बाय और सेल जल्दी नहीं हो सकेगा। और अगर लिक्विडिटी यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा है तो उतना ही यानी कि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो है वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी सिंपल ये कह सकते हैं दो चीज़ें हैं, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा और वॉलेटिलिटी का मतलब है प्राइस मूवमेंट। ठीक है, कितनी वॉलेटाइल है वो मार्केट, कितना ही उसकी जो प्राइस है उसके अंदर मूव जल्दी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ आपने देखनी है, वॉलेटिलिटी इंडिकेट्स हाउ रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली प्राइस फ्लक्चुएट, कितनी स्पीड में मार्केट जो है उसकी प्राइस चेंज होती है। ठीक है, अ हाई वॉलेटिलिटी मार्केट मूव्स शार्पली, बिग अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, यानी कि जो हाई वॉलेटिलिटी वाली मार्केट होगी उसके अंदर जो प्राइस मूवमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से आएगा। अ लो वॉलेटिलिटी मार्केट मूव्स स्लोली, यानी कि जहाँ पे मार्केट की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा स्पीड में मूव नहीं होती, वहाँ पर प्राइस की जो मूवमेंट है वो स्लो होगी। ठीक है, और हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जी बिगर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है क्योंकि प्राइस बहुत स्पीड में मूव हो रही होती है। और अगर आपको एक साइड से अगर फ़ायदा होगा तो वो भी जल्दी हो रहा होगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो वो भी बहुत स्पीड से होगा। कॉमन इन न्यूज़ रिलीजेस, अब न्यूज़ वगैरह क्या होती हैं ये आपको आइडिया होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जी स्टेट बैंक ने इतने % टैक्स लगा दिया है, ठीक है, तो लोग
अपना पैसा जो है वो बैंकों से निकालना शुरू कर लेंगे तो बड़ी स्पीड के साथ प्राइस के अंदर मूवमेंट आती है। तो ये वाली जो चीज़ है, इस जो इस तरह की न्यूज़ वगैरह होती हैं, आपने इनको हमेशा कंसीडर करना है। बाकी कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो मेजर इफेक्ट होता है जिनका, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज किसी बात से नहीं होना। लो वोलेटिलिटी क्या है कि स्मॉलर प्राइस मूव, अगर लो वोलेटिलिटी है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जी स्मॉलर प्राइस मूव इसके अंदर आएगा। ये सेफ है, लेकिन जारी सी बात है कि सेफ इतना सेफ है कि अगर प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा तो आपको तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ना आप प्रॉफिट में है ना लॉस में है, बल्कि आप अपना पैसा फंसा के बैठे हुए हैं, ठीक है। और वोलेटिलिटी कब लो होती है? एशियन सेशन के अंदर मोस्टली वोलेटिलिटी जो होती है वो कम होती है। यहाँ पर उसका जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बताया गया है, जो मेजर हमारे पास पेयर्स हैं, यूएसडी, यूरो यूएसडी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन वोलेटिलिटी कम है। और यूएसडी जेपीवाई जो है उसके अंदर भी वोलेटिलिटी जो है वो मीडियम है, लेकिन पैसा उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपने देख लेना है। हम मोस्टली जो ट्रेड करेंगे वो गोल्ड के ऊपर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है वो भी हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी। अब ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने ये दो चीज़ें क्यों पढ़ी हैं, लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी हमने क्यों पढ़ी है। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि अगर मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी है तो यूजुअली रिड्यूसेस द एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, यानी कि अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा है तो उतना मार्केट की जो मूवमेंट होगी, जो वोलेटिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि मैन्युपुलेट करना प्राइस को, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जी अगर एक यूरो यूएसडी जो है इसके ऊपर ट्रेड हो रही है, ठीक है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा पड़ा है तो ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं होगी कि जी वो प्राइस को जो है वो मैन्युपुलेट करवा दे, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन के अंदर रखनी है कि अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हाई है तो जो वोलेटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर लिक्विडिटी बहुत कम है, ठीक है, तो वो वोलेटिलिटी जो है वो उसकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप छोटे छोटे, यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो उसका अकेला मैं ही मालिक हूँ तो मैं उसकी प्राइस को ऊपर नीचे जैसे मर्जी करता रहूँ, ठीक है। अगर उसके जो मालिक है वो 10 लोग हैं तो वो 10 की रजामंदी चाहिए होगी, 10 की बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो इसके अंदर ज़रूरी होगी कि जी मार्केट जो है वो वोलेटिलिटी किस तरीके से प्राइस मूवमेंट उसके अंदर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो करोड़ों लोग इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इट मीन्स के इस मार्केट को इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो किस तरीके से मैनेज हो रही है। बल्कि जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है कि वो प्राइस को ऊपर नीचे कर दे। अब 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अगर एक कोई मार्केट है तो उसको हिलाने के लिए भी तो उतनी ही बड़ी, उतना ही ज़्यादा फंड चाहिए होगा ना किसी साइड को मैन्युपुलेट करने के लिए, कि जी लोग कह रहे हैं यानी कि एक चीज़ को बेच रहे हैं लेकिन फिर मार्केट ऊपर को जा रही है, तो उसके लिए इट मीन्स कि उसका जो बायर हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को हम सबको डिटेल के अंदर देखेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ है कि लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ईज़ ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप इजीली चीज़ों को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो यानी कि इसका मतलब है कि जी स्पीड ऑफ प्राइस मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। गुड ट्रेडर्स सीक फॉर द राइट बैलेंस, हमने एक अच्छा बैलेंस इनके अंदर देखना होता है। ये भी ना हो कि जी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस मूवमेंट नहीं हो रही, और ये भी ना हो कि प्राइस मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है कि कौन सा जो ट्रेडिंग पेयर है वो हमने ट्रेड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है ब्रोकर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है अपनी, तो आप उनको ये वाली जो वीडियोस हैं ये रिकमेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।